अच्छा, जितना नितिन नवीन लेकर वोट आए थे उतना लगभग हाँ, लगभग मुझे नीरज सिन्हा ले आएंगे। मेरी समझ है वो तीसरे नंबर पे रहेंगे हम्म। और वो जमानत के आसपास रहेंगे। हो सकता है वो 5-7 हजार से जमानत बचा भी ले या न बचाए, उसी के आसपास रहेंगे। पीके इतना करके भी मतलब तीसरे नंबर पर ही मौजूद है। जी, ये बीजेपी चुनाव मतलब जीतती हुई भले नजर आ रही है, लेकिन उसकी साख जो है काफी घटी है बांकीपुर बिल्कुल की। मतदान के बाद क्या है बांकीपुर का परिणाम? बांकीपुर के चुनाव में जीत किसको मिली है? देखिए, तमाम मतदाताओं ने बड़े उत्साह के साथ मतदान किया है और बांकीपुर का नजारा सिर्फ बिहार ने नहीं बल्कि देश भर के लोगों ने देखा है। तो बांकीपुर का परिणाम हर कोई जानना चाहता है। सब कोई मतगणना से पहले ही ये समझना चाहता है कि बांकीपुर में जीत का सेहरा किसके सर पर सजने जा रहा है। बीजेपी के नीरज सिन्हा या जनसुराज के प्रशांत किशोर या फिर राजद की रेखा गुप्ता, तीनों के बीच में जबरदस्त मुकाबला रहा। अब इस मुकाबले में निकला कौन, हम आपको बताएंगे कि बांकीपुर में कौन जीत सकता है। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के अनुसार, तमाम सर्वे के अनुसार और बहुत सारे विश्लेषण के अनुसार एक अनुमान निकलता है और उसी अनुमान पर हम बातचीत करेंगे। देखिए, पीओ भारत पर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त राम बंधु वत्स सर, जो कि चुनावी विश्लेषक है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप बांकीपुर के चुनाव को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स भी आपने बनाई हैं, बहुत सारे लोगों से भी बातचीत की है। अनुमान आपका क्या कहता है बांकीपुर में जो मतदान हुआ है, जो जातियों के अनुसार मतदान हुआ है, आपको क्या लगता है किधर मतदाता का मूड था? मतदाता के जहन में कौन था जिसको नंबर 1 पर पहुंचाना था? देखिए, बांकीपुर में जो मतदान हुआ है वो जातिगत समीकरण के अनुसार हुआ भी है और मुद्दे प्रभावशाली हुए हैं प्रशांत किशोर के, लेकिन उनका जो प्रभाव है वो भी जातिगत समीकरण के रूप में ही दिख रहा है। चाहे आप सवर्ण वोट की बात कर लें या अति पिछड़ी वोट बैंक की बात कर लें, मुझे लगता है कि जो सबसे अधिक जिस मुद्दे के कारण, प्रशांत किशोर के मुद्दे के कारण अगर प्रभाव पड़ा है तो वो सम्राट चौधरी वाला फैक्टर है। अच्छा। जी, जो 3 मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर चुनाव में आए थे, उनमें उनका एक बड़ा मुद्दा था। उन्होंने इस बांकीपुर चुनाव को सम्राट सरकार के खिलाफ जनमत संग्रह बताया था और उनका आज तक अंत तक उन्होंने जो भाषण दिया वो आखिरी दौर तक ये बोलते रहे कि अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो आप हमें वोट दीजिए। मुझे लगता है कि इसका प्रभाव पड़ा है और जो सम्राट चौधरी के प्रशंसक हैं, बिहार में सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं वो उनके प्रशंसक के रूप में, उनको कोई इनसे परहेज नहीं है, उनमें गोलबंदी हुई है और उसका सीधा प्रभाव बीजेपी के पक्ष में पड़ा है। मतलब सम्राट चौधरी के खिलाफ जो जी, प्रशांत किशोर एक कैंपेन कर रहे थे, जी, उसके अगेंस्ट भी लोग एकजुट हुए जी, और प्रशांत किशोर के खिलाफ जाकर जी, उन्होंने बीजेपी को मजबूत किया जी, और बीजेपी को वोट दिया। जी। मुझे लगता है कि ये इस चुनाव का एक्स फैक्टर है, ताकि जो बीजेपी का जो बिखराव हुआ अन्य अन्य वोट बैंकों पे, उसके जो उसका जो प्रभाव है उस प्रभाव को इन लोगों ने बखूबी मैनेज कर दिया। देखिए, पिछली बार रेखा गुप्ता को जो मिला था वोट 2025 विधानसभा चुनाव में, तो उनको एमवाई समीकरण के अतिरिक्त उनके स्वजातीय वोट बैंक भी मिला था, यानी वो अति पिछड़ी जाति पे या वैश्य समाज पे सिंहमारी किया था। तो मुझे लगता है कि इस बार रेखा गुप्ता उतनी सिंहमारी नहीं कर पाएंगी। ये सम्राट चौधरी का एक जो प्रभाव पड़ा है उसके कारण गोलबंदी हुई बीजेपी को। जी, सवर्ण वोटर में अगर सबसे ज्यादा बात करें, मतलब एक चिंता थी कि भरत तिवारी का मामला है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सवर्ण वोट में जो है फूट पड़ जाएगी। फूट पड़ी कि नहीं पड़ी? देखिए, ये पहली बात है कि भरत तिवारी फर्जी इनकाउंटर मसला, ये सम्राट चौधरी इस मसले को बीजेपी के कुछ नेता जो बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी के खिलाफ हैं, शुरुआत वहीं से हुई थी। प्रशांत किशोर ने इसे बखूबी भुनाया भी, उनके घर पे भी गए और चुनाव के दौर में आप देखें कि आखिरी दौर में जिस तरीके से उनके उनके परिवार वाले आए हैं और सम्राट चौधरी से मिल लिए, मुझे लगता है कि ये प्रभाव रहा। लेकिन इससे ज्यादा अभी जो सवर्ण वोट बैंक है जिसमें पहले कायस भी शामिल था, वो बीजेपी से थोड़ा नाराज है। वो अपने कारणों से, वो बांकीपुर चुनाव के कारणों से नहीं। तो इस चुनाव में गैर कायस जो अग्र जातियां हैं वो बीजेपी से जैसे पहले नाराज थी वैसे ही नाराज हैं और उनके नाराजगी के कारण ही भरत तिवारी इनकाउंटर मसला एक मुद्दा बन पाया। अगर अगर सवर्ण जो जातियां हैं वो बीजेपी से नाराज नहीं होती तो वो मुद्दा शायद उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाता। चलिए सर, अब मैं सीधे आपसे समझ लेती हूँ कि किन किन जातियों ने भर भर कर वोट किसको किसको दिया है। शुरुआत बीजेपी से करते हैं, तो बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट किन जातियों ने दिया है? देखिए,
बीजेपी का जो अब तक वोट बैंक रहा है, अगर आप चारों जातियों को देख लें, सवर्ण वोट बैंक जिसमें कायस्थ थे और 3 शेष जातियां, कुल मिला जुला के ये 34-35% के आसपास आती है। उसके बाद जो अति पिछड़ी जातियां हैं वो भी 34% आते हैं। तो कुल मिला जुला के एक अच्छा वोट बैंक बीजेपी का था। इनमें गैर कायस्थ अग्री जातियों में एक बिखराव हुआ है, लेकिन वो बिखराव ऐसा नहीं है कि जो प्रभाव कर पाए। मुझे लगता है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनमें एक लामबंदी रही है। दूसरी बात है, अगर आप दलित की बात करें तो दलित में तो एक कांग्रेस का या जो एक माले का कैडर वोट बैंक है, जैसे आप रविदास समाज कर लें और अन्य भी जातियां हैं उनका भी है। और साथ ही साथ जो दलित में जो सबसे बड़ा जो वर्ग है यहाँ पे माकीपुर में, वो पासवान समाज है। वो चिराग पासवान के कारण एक मुश्त बीजेपी में है। तो बीजेपी का जो समीकरण है जैसे पहले चुनाव में रहता है, कमोवेश वैसे ही शिफ्ट है। अब वो शिफ्ट मतलब नितिन नवीन के चेहरे के कारण नहीं है, या ये जो 40 स्टार प्रचारक आए हैं उनके कारण नहीं है। ये शिफ्ट के कई कारण हैं, जिसमें एक फैक्टर प्रशांत किशोर है, उनका जो मुद्दा है वो भी है। हालांकि जो गैर कायस्थ सवर्ण जातियां हैं उनमें मुझे लगता है कि मामूली बिखराव होगा। अगर आप जीत के प्रतिशत को देखेंगे तो कमोवेश बीजेपी वही रहेगी जहां बीजेपी 2025 में थी। अच्छा, जितना नितिन नवीन लेकर वोट आए थे उतना लगभग हाँ, लगभग नीरज सिन्हा ले आएंगे। जी हाँ, देखिए पिछली बार 61-62% के आसपास आए थे। मुझे लगता है कि इस बार 58 से लेकर के 60% के आसपास बीजेपी वोट लाएगी। मुझे नहीं लगता है, मुझे ऐसा कोई कारण समझ में नहीं आता है कि प्रशांत किशोर कोई बड़ी सिरमारी बीजेपी में करेंगे। मान लेते हैं कि जो 3 जातियां हैं, सवर्ण जातियां, जिनकी नाराजगी की बात कही जा रही थी, वो कोई उतना ये कर दें, बिखर जाए यहाँ पे, जिससे प्रशांत किशोर को कोई बहुत ताकत मिल जाए या बीजेपी इतना लूज कर जाए जिसको मैनेज करना कठिन हो जाए। मुझे ऐसा नहीं लगता तो है। प्रशांत किशोर की नैया डूब गई मान लीजिए। देखिए प्रशांत किशोर की जो मतदान प्रतिशत है उसमें वो असहज हो सकते हैं, क्योंकि जहां तक मेरी समझ है वो तीसरे नंबर पे रहेंगे और वो जमानत के आसपास रहेंगे। हो सकता है वो 5-7 हजार से जमानत बचा भी ले या न बचाए, उसी के आसपास रहेंगे। मुझे लगता है कि 19% के आसपास उनको वोट बैंक उनका जैसे जैसे प्रशांत किशोर को ये लगा कि जो जेंजी है, जो यूथ है, वो उनको ज्यादा वोट करेगा, जो बिहार में बदलाव चाहता है वो उनको वोट करेगा। दो फैक्टर ऐसा है, हाँ। जिसको मेरी समझ से वो 2 फैक्टर के का कारण जैसा बताया जा रहा है, जैसी चर्चाएं चल रही हैं, वो नहीं है। देखिए, एक तो मुझे लगता है कि जेएनजी का कोई फैक्टर इस चुनाव में नहीं है। जो नाराज है, जैसे जो छात्र नाराज हैं, जो अग्री जाति नाराज, जो पहले से नाराज हैं, वो उनके लिए जेएनजी एक तर्क का विषय हो गया, अन्य तर्कों के साथ साथ जेएनजी हो गया, लेकिन जेएनजी का फर्क नहीं रहेगा। वैसा कोई बदलाव नहीं है। उन लोगों को एक मिला जो बदलाव चाहते हैं, जो नाराज है बीजेपी से, उनको जेएनजी का तर्क मिल गया। दूसरी बात ये है कि जो मुस्लिम जो समाज है वो प्रशांत किशोर के पास आया। उनके बारे में कहा जा रहा था कि क्योंकि लंबे समय तक तेजस्वी यादव मैदान में नहीं थे, इसलिए वो उनके हाथों से फिसल रहा है। मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है। वो जो मुस्लिम समाज का एक अच्छा तबका आरजेडी से चिढ़ा हुआ है, वो किसी के पक्ष में नहीं, आरजेडी को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके अनुसार चुनावों में या टिकट में उनको उतनी हिस्सेदारी नहीं मिलती है जितना कि आरजेडी में उनका समर्पण है। मतलब वो दरी बिछाने वाला जो मैसेज है, हाँ, वो लोगों को मतलब ना उनका कोई प्रदेश अध्यक्ष बन पाता है, हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जब कभी भी अगर उनकी सरकार आई, 2 दफा सरकार आई नीतीश कुमार के साथ ही, कोई डिप्टी सीएम नहीं बन पाया, तो इसको लेकर के वो नाराज है। तो ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव मैदान में नहीं थे इसलिए मुसलमान नाराज है, वो थे तो भी वो नाराज होते। तो जितना वो नाराज है उतना प्रशांत किशोर के पास जाएंगे। तो मतलब प्रशांत किशोर को डायरेक्ट पूछूं मैं अगर आपसे, तो किन जातियों ने सबसे ज्यादा वोट दिया है? और जैसे वो कहते हैं कि जाति पाति से उठकर वोट दो, क्या लोगों ने बिना जाति देखे उनको वोट दिया है? देखिए प्रशांत किशोर जी हमेशा ये कहते रहते हैं कि जाति से ऊपर उठकर वोट दें, लेकिन ऐसा कहने के लिए वो जिन जिन तर्कों का उपयोग कर रहे हैं वो सारे तर्क जातीय रंग में ढल चुके हैं। अगर आप भरत तिवारी इनकाउंटर को देख रहे हैं तो आप याद कीजिए, जब एक बार महापंचायत हुआ, उसके एवज में उसके अगेंस्ट में बहुजन पंचायत होने वाला था, हुआ नहीं लेकिन होने वाला था। तो वो जो सेंटीमेंट थे वो अग्री बनाम पिछड़ी का है। भले ही प्रशांत किशोर इसको कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाए, लेकिन जनता इसको जाति रूप में स्वीकार की है। आप सम्राट चौधरी के खिलाफ हमला जो उनका है, वो सम्राट चौधरी के खिलाफ हमला करके लोगों से अपेक्षा करते हैं कि जाति से ऊपर उठ के वोट दें, लेकिन सम्राट चौधरी का जो मसला है वो भी जातीय ही मसला है।
उनसे बीजेपी का जो अगला तबका है, भले ही वो नाराज हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि पिछड़ा तबका या अति पिछड़ी जातियां उनसे खुश हो। बहुजन महापंचायत में तो अशोक महतो के भी जाने की बात थी, और उस महापंचायत में सम्राट चौधरी के पक्ष में बात करने की बात थी, जिसमें जीताराम मांझी भी जाने वाले थे, अशोक महतो भी जो वारसलीगंज के जिनकी पत्नी है। तो ये मतलब वो अगरी बनाम पिछड़े के प्रतीक है। प्रशांत किशोर के साथ दुर्भाग्य ये रहा कि वो जिन मसलों के जरिए लोगों से जाति से ऊपर उठकर वोट देने की अपील करते रहे, वो सारा मसला जाति के रंग में ढल चुका है। वो एक नीतीश कुमार का मुद्दा उठाए कि वो चाहे कि जो बीजेपी से जो नीतीश कुमार के समर्थक नाराज हैं उनका वोट ले। उनमें एक तो निशांत कुमार ने प्रचार करने के लिए आए, एक फर्जी जन स्वराज के अनुसार वो फर्जी एआई वीडियो था, और हालांकि उन पे इस संदर्भ में एक मुकदमा भी दर्ज हो गया है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक अपील भी की है, निशांत कुमार कुछ प्रचार में भी आए हैं। तो उनका हर जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं जाति के रंग में ढंग हो चुका था। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जो यूथ जाति से ऊपर उठकर वोट देना चाहते हैं वो उनसे आकर्षित हो पाएंगे। एक मैं ये भी बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि 2025 में का जो चुनाव परिणाम था उसमें 68 ऐसी सीटें थी जिनमें प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को नोटा से कम वोट आया था। यानी कि जो वोट जाति से ऊपर उठकर देना चाहता है उसको भी वो बखूबी आकर्षित नहीं कर पा रहे थे। मतलब ये जाति के रंग में जो प्रशांत किशोर कहते हैं कि लोग ना रंगे, ये बिल्कुल भी बांकीपुर के चुनाव में काम नहीं किया। जैसे 2025 के चुनाव में पीके इस मुद्दे पर फेल हुए थे, ठीक वैसे ही बांकीपुर में भी पीके फेल हुए हैं। लोगों ने जाति जो है मुद्दा प्रभावशाली रहा, हाँ। लेकिन उसका प्रभाव जातिगत सांचे में शिफ्ट हो गया। वो उसकी जो गतिशीलता थी वो जाति से ऊपर उठकर वोट निर्माण नहीं कर पाई, बल्कि अलग अलग जातिगत जो साझा है उसको ही प्रभावित कर पाया। इसीलिए, और अगर आप जातिगत हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी का पक्ष पहले से ही भारी था। तो पीके इतना करके भी मतलब तीसरे नंबर पर ही मौजूद है। जी, देखिए, अगर आप ऐसा देखेंगे कि पूरे चुनाव में सबसे अधिक किसने क्या खोया, किसका फेस वैल्यू घटा, किसका फेस वैल्यू बढ़ा, अगर इस अनुपात में देखेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे अधिक अगर किसी का फेस वैल्यू घटा है तो वो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का, क्योंकि उनका अपना सीट था, उनका अपना घर था, उनकी अपनी लोकप्रियता थी। जिस तरीके से उनका एक नामांकन कांड चला, एक नामांकन हुआ फिर वापस लिया गया, उसके बाद जो 40 स्टार प्रचारक आए, इसको प्रशांत किशोर ने बखूबी भुनाया, और यहीं से प्रशांत किशोर की ताकत मिलनी शुरू हुई। उन्होंने ऐसे उसको भुनाया कि ये 40 महारथी हैं, चुनावी नेता हैं, सब बीजेपी ने पूरी ताकत हमारी ओर किया। दूसरा बात यह रहा कि जन स्वराज को तोड़ा गया, जन स्वराज के उन लोगों को तोड़ा गया जो 2025 में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए। तो ऐसे समाज में एक मैसेज गया कि कुछ तो ताकत होगी जन स्वराज को जो तोड़ा जा रहा है। तो इसके कारण जो अगर आप फेस वैल्यू में देखेंगे तो कहीं न कहीं नितिन नवीन का जो अपना फेस वैल्यू है वो गुमनाम। बीजेपी चुनाव मतलब जीतती हुई भले नजर आ रही है, लेकिन उसकी साख जो है काफी घटी है बांकीपुर के चुनाव से। है कि साख नैरेटिव में प्रशांत किशोर की साख बनी है। प्रशांत किशोर की चर्चा बीजेपी के हर मीटिंग में, बीजेपी के हर यूथ में है, और बीजेपी के हर स्टार प्रचारक में। मतलब हार कर भी जीते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, देखिए, नैरेटिव में हुए हैं, और उनका मुद्दा, मैं ये नहीं कह रहा कि उनका मुद्दा प्रभावशाली नहीं हुआ, उनके मुद्दे का प्रभाव हुआ। अगर उनके मुद्दे का प्रभाव नहीं होता तो सम्राट चौधरी के पक्ष में अति पिछड़ी जातियों की या पिछड़ी जातियों की, गैर यादव जो पिछड़ी जातियां हैं, उनकी लामबंदी नहीं हो पाती। प्रभाव हुआ, लेकिन वो ऐसे मुद्दे लेकर के नहीं आ पा रहे हैं जिन पे कोई जाति का रंग ना हो। बिल्कुल सही आपने कहा कि मतलब जातिगत रंग में ही रंगा रहा बांकीपुर का भी चुनाव, और प्रशांत किशोर बार बार कोशिश करते रहे लेकिन कुछ वैसा बहुत यूनिक, बहुत अलग नहीं ला पाए, और शायद यही कारण कि बांकीपुर का चुनाव कोई करिश्माई नहीं था। चर्चा में काफी रहा, बहुत ज्यादा लोगों की नजरें रही, चुनाव प्रचार के अंदाज बड़े निराले थे, लेकिन तेजस्वी का भी हमने देखा कि काफी विरोध हुआ। जिस तरीके से वो ग्राउंड पर नहीं दिखे, एंड मूवमेंट पर आए, चुनाव प्रचार किया और एक मूवमेंट बना दिया, और लोगों ने ये कहा भी कि ये तो बीजेपी को जिताने के लिए आ गया, तो उसका असर भी दिखा। देखिए, जब तेजस्वी नहीं थे तो एक नैरेटिव चला कि कहीं जन स्वराज का इनके साथ अंदर खाने में कोई बात हुई क्या। वही वो क्षण था जब प्रशांत किशोर का सुर जब बांकीपुर की गलियों में आपको दिखता था। लेकिन जैसे जैसे आए तेजस्वी आए तो कहीं उनका जो अपनी जाति पे जो प्रभाव था वो सब तो मैनेज हुआ। रेखा गुप्ता के साथ दुर्भाग्य ये भी रहा कि उनके अपने पार्टी के लोग जब उनके नाम की घोषणा हुई, उनके पार्टी के दो कद्दावर नेता भाई वीरेंद्र और सुरेंद्र यादव, इन लोगों का ऐसा बयान आया
कि वो उम्मीदवार को नहीं पहचानते हैं, तो ऐसा लगा कि जैसे आरजेडी भी असहज है, मतलब अलग थलग है रेखा गुप्ता। लेकिन तेजस्वी यादव आने से रेखा गुप्ता को ताकत मिली है। आरजेडी का जो अपना समीकरण है उसकी रिकवरी हो पाई है। जो मुस्लिम नाराज थे वो नाराजी है, वो इनके आने से कुछ नहीं है, लेकिन जो रिकवरी हुआ वो हुआ भी है। कई एमएलसी, कई पूर्व एमएलसी जो मुस्लिम समाज से आते हैं, रातों रात तेजस्वी के साथ वो मिल भी रहे, मीटिंग भी चल रही है, तो इसका एक प्रभाव हुआ है। और अब मुझे लगता है कि तेजस्वी के आ जाने से जन स्वराज को हानि है, क्योंकि जन स्वराज के जो समर्थक थे वो समर्थक थे जो बीजेपी के पास जाने में हिचकिचाते थे, तो वो लोग जन स्वराज में आ गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जन स्वराज में नहीं आ पाए। अब अगर आप पूछेंगे कि सबसे अधिक इनको वोट कहाँ से मिला, मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज से मिला। उसके अतिरिक्त फिर गैर कास्ट जो अगली जातियां हैं उनसे मिला, और वैश्य समाज से थोड़ा बहुत मिल पाया होगा। लेकिन मुझे लगता है कि देखिए, हर पार्टी का अपना एक बेस वोट बैंक है। अगर आप जो सबसे कम लाने वाली जो रेखा गुप्ता थी, पिछली बार भी हारी थी, तो वो उनका भी एक बेस वोट बैंक 35 से 40% है। जन स्वराज को जो भी वोट मिलेगा उनकी शुरुआत तो 0% से ही होगी। उनको अगर कहीं से वो 10% वोट लाते भी हैं, मान लेते हैं कि बीजेपी में अगर वो 10% की सेंधमारी किए भी होंगे, तो उनकी शुरुआत तो 0 से होगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उनको, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जमानत शायद बचाए, उससे 5-7 हजार वोट अधिक ला पाए, लेकिन वो इसी के इर्द गिर्द रहेंगे और वो तीसरे नंबर पे रहेंगे। तीसरे नंबर पर दूसरे नंबर पे आरजेडी ही रहेगी और पहले नंबर पे बीजेपी निकल रही है। चलिए, आपका भी अनुमान यही कहता है कि बीजेपी चुनाव जीत रही है, बांकीपुर जीत रही है। हालांकि बीजेपी जिस तरीके से इस चुनाव को डील कर रही थी, ऐसा लगा था कि बीजेपी को कहीं तो कोई घबराहट मन में है ही, और शायद इसीलिए बीजेपी ने इस चुनाव को बहुत अलग रंग ढंग से लिया। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता इस बात से लगातार इंकार करते रहे, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी की कैंडिडेट जीतते हुए नजर आ रही है, इसलिए बीजेपी राहत की सांस ले सकती है। प्रशांत किशोर चाहते हुए भी कुछ खास करिश्मा नहीं कर पाए और तीसरे नंबर पर चले गए, मतलब दूसरे नंबर की फाइट भी नहीं दे पाए। इससे पता चलता है कि जातियों का जो समीकरण है बिहार में कितना ज्यादा गहरा है। तभी तेजस्वी यादव आखिरी मोमेंट पर भी आकर जो है चुनाव को मैनेज कर लेते हैं, संभाल लेते हैं, और रेखा गुप्ता दूसरे नंबर पर बनी रहती है। तो कुल मिलाकर ये अनुमान निकलता है बांकीपुर का कि तमाम मुद्दे होने के बावजूद वो मुद्दे जातियों के रंग में रंग जाते हैं, और अल्टीमेटली जो वोटिंग होती है, जो मतदान होता है, वो उसी के आधार पर होता है। और इसीलिए बांकीपुर का परिणाम बहुत अलग नहीं निकला है, कुछ वैसा ही निकला है जैसा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में निकला था। तो कुल मिलाकर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए कि आपके अनुसार बांकीपुर कौन जीत रहा है। देखिए, फाइनल काउंटडाउन बाकी है, क्योंकि रिजल्ट जिस दिन अनाउंस होगा उस दिन एग्जैक्ट पता चलेगा कि किसको कितना वोट पड़ा है। लेकिन फिलहाल ये अनुमान हम लेकर आए, आप भी जरूर अपना अनुमान बताइए। नमस्कार।